नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह हमारे मार्केट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो कल के मुकाबले संकेत कुछ बेहतर फिलहाल नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी चढ़ने की कोशिश में है, तकरीबन 40 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। निके जापानीज मार्केट सपाट कारोबार करता दिखा है। फिलहाल यहां पर भी हम देख रहे हैं 33 अंकों की हल्की सी मामूली सी बढ़ोतरी दिखाई दे रही। कल यहां भारी भरकम गिरावट थी सुबह के सत्र में। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स ये धीरे धीरे ही सही ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 70-73 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है और 62-63 अंक नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस समय ऊपर है। राहत की बात आप एक तरह से कह सकते हैं कि कच्चे तेल में $113 के पास जाकर इसकी गाड़ी अटक गई है। ऊपरी स्तरों से हल्का करेक्शन है और WTI क्रूड भी हम सुबह से देख रहे हैं $160 के आंकड़ा के आसपास ही घूम रहा है और तकरीबन आधे % की कमजोरी दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ है कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज किस प्रकार के संकेत हैं, ट्रिगर्स हैं जो हमारे लिए हैं महत्वपूर्ण, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। एशियन मार्केट्स के संकेत ठीक लग रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स का भी मूड मिजाज ठीक ही है। क्या कुछ हुआ है, कहाँ रखे नजर? अच्छी बात है, एटलीस्ट कल जितना खराब मूड माहौल नहीं है बाजार का, थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है आपको। ज्यादातर एशिया के बाजार पॉजिटिव दिखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी भी अब देखिए थोड़ी गति पकड़ते हुए दिख रहा है, 50 अंक ऊपर है। तो कल की गिरावट के बाद, और कल भारी गिरावट हमने देखी थी, उसके बाद एटलीस्ट आज थोड़े संभलते हुए थोड़ा बेहतर है बाजार का मूड। अमेरिका में देखें तो वैसे आपको लगातार तीसरे दिन कल गिरावट दिखी है, बट कल काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बाजार आपको उछलते हुए दिखे और काफ़ी मूवमेंट के बाद हमने देखा बहुत ही छोटी गिरावट, सिर्फ 40 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। S&P 500 तो ऑलमोस्ट सपाट ही था। नैस्डैक पर भी आपने हल्की गिरावट देखी। तो ओवरऑल उतना खराब सेशन नहीं था, बट हाँ वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी। स्मॉल कैप्स में आपने थोड़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई देखी। तो कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी निवेशकों का, बट एटलीस्ट जो सेलिंग दिख रही थी उतनी भारी हमने सेलिंग नहीं होते हुए देखी। अब कैसा रहा कल का सेशन? एक तो जो बढ़ती बॉन्ड यील्ड है उसका तो प्रेशर लगातार बना ही हुआ है। तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.85% के पास है, 3 साल की ऊंचाई पर है। तो वहां से जो मूड पर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है। पर क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो बैंक शेयर्स में आपने कल खरीदारी देखी और इसकी वजह से ज्यादातर बैंक्स का सहारा डाउ को मिला। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका के कल नतीजे आए और नतीजे अच्छे रहे, जिसकी वजह से ये शेयर भी 3% ऊपर गया, तो इसने भी बाजार को सहारा दिया। ज्यादातर जो आपके आईटी शेयर थे ये भी ठीक ठाक थे ट्रेड में। ट्विटर का शेयर 7% उछलते हुए दिखा। जो इलॉन मस्क साहब शायद टेक ओवर कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए कुछ कदम कंपनी उठा रही है, जिसके दम पर हमने देखा कि शेयर में कल तेजी आती हुई दिखी। तो वहां पर थोड़ा एक्शन आपने जरूर बनते हुए दिखा। एनर्जी शेयर्स में खरीदारी थी, जो कच्चे तेल के दाम ऊपर गए हैं, वहां से भी इसको सहारा आते हुए दिखा। तो ओवरऑल अच्छा सेशन था। अगर आप वॉलेटिलिटी थोड़ा फैक्टर कर लें और उसके बाद जो थोड़ी रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट सपाट S&P बंद हुआ, तो ठीक ठाक ही कारोबार होते हुए दिखा और मिला जुला सेशन आप कह सकते हैं जहां तक अमेरिकी बाजार थे। आज हाउसिंग डेटा आने वाला है, इस पर नजर रहेगी। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ कुछ और कंपनीज के नतीजे आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। तो अब अर्निंग्स फोकस रहेगा जहां तक अब बाजार की चाल का सवाल है। और इस हफ्ते अब देखेंगे कई सारे और नतीजे आने वाले हैं आपके लिए। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली अच्छी बढ़त कल देखी, लगभग ½ % ऊपर यूरोप के बाजार थे, तो वहां से ठीक ठाक मूड माहौल था। कच्चा तेल जैसे आप बता रही हैं $113 के आसपास ही ब्रेंट है, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, थोड़ा उतार चढ़ाव है, बट हाँ एटलीस्ट कल के लेवल के ऊपर नहीं आपको जाते हुए देखा, उससे थोड़ा नीचे ही आए हैं दाम। बट कुछ नया ऐसा डेवलपिंग फैक्टर नहीं आया जिसकी वजह से तेल के प्राइस में आपको और बढ़त आती हुई देखे। पर हाँ सोने पर आप रखिए नजर, क्योंकि लगातार एक जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बाजार में है ये कल दिखा था। 1 महीने की ऊपरी स्तर से सोना आज फिसलते हुए दिखा है, पर कल $2000 का स्तर सोना ने वापस छुआ था। तो वहां पर आप रखिए नजर, कुछ ना कुछ होते हुए दिख रहा है। और साथ ही डॉलर इंडेक्स ये काफी मजबूत है, 2 साल की ऊंचाई पर आपने डॉलर इंडेक्स को आते हुए दिखा है। तो अगेन सब कुछ टला नहीं है, खतरा टला नहीं है, बट हाँ कल के मुकाबले एटलीस्ट आज जो बाजार का सेंटिमेंट है वो काफी अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट आई जस्ट ऐड टू इट कि हम एग्री स्पेस है वहां पर उस पर हम नजर नहीं रख रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो महंगाई का डर है वो वहीं से निकल के आ रहा है, क्योंकि खाने के तेल एक बार फिर से चढ़ने लगे हैं। तिलहन, गेहूं, मक्का ये सब मल्टी ईयर रादर दशकों के हाइस पर है, तो वहां पर हमारी नजर आगे रहने वाली। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल देने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। तो एफआईआईज की तरफ से एक बार फिर से कैश स्पेस में बिकवाली जारी है। कल का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, 6,387 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन कुछ राहत आप कह सकते हैं कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही कैश स्पेस में, जिन्होंने 3342 करोड़ के आसपास की खरीद की है। वहीं एफएनओ स्पेस की बात करें तो 1500 करोड़ से कुछ ऊपर की खरीद हमने एफआईआईज की तरफ से यहां आते हुए देखी है।
चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, एंड ऑफ कोर्स जो अर्निंग सीजन है वहां पर किस तरह के ट्रिगर्स हैं, किस तरह के अपडेट्स हैं और आपको कहाँ नजर रखनी है। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। मेरे पास सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है आपके लिए। सबसे पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद माइंट्री का नंबर आया, प्लस और भी बहुत सारे खबरों के डेवलपमेंट हैं, तो जरा बताइए इन दोनों को मिला के कि कहाँ नजर रखनी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर अपन माइंट्री के नतीजों पे अगर बात करें तो वो हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक आए हैं। अगर आप आय देखेंगे तो 5.3% बढ़ के आई है, डॉलर आय 4.8% बढ़ के आई है। वही मार्जिन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है, वो 18.9% से बढ़कर 19.2% आई है और मुनाफा भी 437 करोड़ के आसपास से बढ़कर 473 करोड़ आया है। अब बात कर लेते हैं खबरों और ट्रिगर्स के ऊपर, जिसमें आज एसीसी के रिजल्ट्स आएंगे, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक के रिजल्ट्स आएंगे, दोनों पोस्ट मार्केट आने का अनुमान है। कैश में मास्टेक के आएंगे रिजल्ट्स, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नतीजे आएंगे। ओरिएंट ग्रीन पावर है जिसमें बोर्ड मीट होगी, जिसमें राइट इशू के लिए। और आज लगभग 12:30 बजे पावर क्राइसिस जो महाराष्ट्र में चल रहा है उस पर महाराष्ट्र के सीएम एक मीटिंग होल्ड करेंगे। एक्स डेट है जुबिलेंट फूड में, जहां पे स्टॉक स्प्लिट है फ्रॉम 10 to 2 का। और इसी के चलते F&O का लॉट साइज का एडजस्टमेंट भी होगा। जो नया लॉट साइज आएगा वो 625 का होगा, जो पुराना था वो 125 का था। IDFC लिमिटेड है जिसमें इंटरिम डिविडेंड पर ₹1 प्रति शेयर का उसका एक्स डेट है। अब बात आ जाती है न्यूज़ पर कि कौन से स्टॉक्स है जिस पे खबरें हैं। इसमें आपको L&T, LTI, माइंट्री पर ध्यान रखिएगा, जिसमें L&T इन्फोटेक मर्जर पर L&T इन्फोटेक का बयान है कि वो स्पेक्युलेटिव लगने वाली खबरों पर वो बयान नहीं देते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसी के साथ माइंट्री का भी बयान आया है कि ये मर्जर की खबरें महज एक अफवाह हैं। आइनोस स्टाइलेशन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रमोटर्स जो हैं वो OFS के माध्यम से लगभग 25 लाख शेयर्स बेचेंगे और OFS के माध्यम से लगभग 14.4% हिस्सेदारी बेची जाएगी। और 19 से 20 अप्रैल को खुलेगा ये OFS और अतिरिक्त 9.6% हिस्सेदारी बेचने का भी विकल्प है उनके पास और 800 का होगा जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर ध्यान रखिएगा, जिसमें राधाकृष्ण रवि जो CEO और CFO उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। बायोकॉन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑफशोर लोन के जरिए बायोकॉन बायोलॉजीज के $1.2 बिलियन जुटाने की योजना है और इन पैसों का इस्तेमाल US की कंपनी वेत्रास और बायोसिमिलर असेट को खरीदने में किया जाएगा। रेल विकास निगम और कोल इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ उन्होंने करार कर लिया है और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए करार किया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें यूपी के 3 जिलों में CGD गैस नेटवर्क डेवलप करेगी कंपनी और बांद्रा, चित्रकूट और महोबा में CGD नेटवर्क डेवलप करे जाएंगे और PNGRB से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। असाई सांगवान जो एटलस लाइफ साइंसेज हैं उनका अधिग्रहण कर दिया गया है और ये लगभग 48 करोड़ में 78% हिस्सा खरीदा है। TVS मोटर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग 32 लाख शेयर्स बेचे हैं। हरिओम पाइप्स पर जिसमें बाय और सेल दोनों हुआ है, जिसमें भाटिया सुरेश HUF है, उन्होंने लगभग 1.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। सोसाइटी जनरल ने भी लगभग 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं और बेचने वालों की सूची में नीरज रजनीकांत साहब हैं, सोसाइटी जनरल हैं, EKL पार्क है, बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट है, इन सब ने बेचे हैं। अंत में एवररेडी इंडस्ट्रीज, जिसमें पूरन एसोसिएट्स ने लगभग 76,000 शेयर्स 18 अप्रैल को खरीदे हैं और उनकी हिस्सेदारी अब बढ़कर 19.96% से बढ़कर अब 20.07% हो गई है। चलिए अरमान, आपने ये तो बता दिया कि आज कौन कौन सी खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपने LTI की खबर का जिक्र किया, प्लस आपने ये भी कहा कि ACC के भी नंबर्स पोस्ट मार्केट आएंगे। तो इन दोनों कंपनियों के क्वार्टरली अर्निंग से क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, ACC के जो रिजल्ट्स हैं, ACC के रिजल्ट्स तो हमको कंपैरेटिवली जो हमारा अनुमान है वो है कंपैरेटिवली कि मार्जिन्स और उसमें खासा दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि मेन रीजन होगा मार्जिन के दबाव का, क्योंकि जो पेटकोक और जो कोल है, जो इनके बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जिसको प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, उस पर खासा प्राइसेस हाइक हुई थी और वो ये पास ऑन नहीं कर पाए थे। सिमिलरली उनके जो LTI उनके रिजल्ट्स में भी सिमिलर अनुमान है कि उसी तरीके से आने का नतीजा। ओके, चलिए, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच अरमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी अपडेट रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स क्या कहती हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की आज जो रिकमेंडेशन है वो मेटल स्पेस से निकल कर आ रही है। वेदांता पर ये बुलिश है, खरीद की रिकमेंडेशन है। 415 का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट इन्होंने सुझाया है। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग आज सलाह दे रहे हैं कि आप जुबिलेंट फूड्स खरीद के चले। इसके लिए 2950 का टारगेट इन्होंने सुझाया है, स्टॉप लॉस 2805 का है।
साथ ही इनकी तरफ से SBI लाइफ में भी खरीद की रिकमेंडेशन है, जहां 1160 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्ट्रैटेजी में, और टारगेट वो सुझा रहे हैं 1200 रुपए का। चलिए, तो बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, क्या रणनीति अपनाकर आपको चलनी है, किन स्टॉक्स के दम पर होगा अच्छा मुनाफा, सब पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। आशीष जी, कल जिस तरह का प्रेशर हमने देखा, पूरा लाल निशान में निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हुए हैं, आज इन दोनों इंडाइसेस में पर्टिकुलरली क्या रणनीति अपना सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मैं मानता हूं कि आज जिस तरह से ग्लोबल क्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। स्ट्रांग और बहुत ही इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 17,000 के ऊपर, मतलब 17,000 के लेवल के ऊपर बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जब तक हम इसके ऊपर है, हमें ऊपर की तरफ के बाउंस बैक मिलते देखेंगे, एक पुल बैक रैलीज देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके नीचे चले गए तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बिकवाली बढ़ने की संभावना है। आज अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो 17,050 के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम 17,050 के आसपास आते हैं तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की मेरी सलाह होगी। स्टॉप लॉस हम डीप डाउन रखेंगे 16,945 का, और अगर ये पोजिशनल व्यू रखना है, इंट्राडे का ट्रेड नहीं रहेगा, हायर साइड में 17,250 के लेवल की रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, वो टारगेट मान के चल सकते हैं। सो इनिशियली हमें क्या करना है, 17,050 के आसपास खरीदारी करनी है, 17,945 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और 17,200 17,250 ये अगला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो उसे टारगेट मान के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में मैं मानता हूँ कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इमीडिएट और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 36,500 का है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो 37,000 का रेजिस्टेंस है। इसके बीच में ही थोड़ा सा ऑसिलेशन होता दिखाई देगा, ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकती है। और डिस्क्लेमर के तौर पर हमारा जो मार्केट आउटलुक हम देते हैं उसमें हमने ये मेंशन किया हुआ है। ओके, पॉइंट टेकन। तो बैंक निफ्टी अवॉइड करें आज के सत्र में, ये बेहतर होगा, और निफ्टी में 17,050 के आसपास के लेवल्स, यानी कि मार्केट खुलने के बाद इन लेवल्स तक थोड़ा सा डिप डाउन मिले तो खरीद की रिकमेंडेशन है। 17,250 ये लेवल आशीष जी को लगता है अपसाइड में टेस्ट करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। अच्छा आशीष जी, ये बताइए कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपको आज कमाई के बेहतरीन मौके दिख रहे हैं? हाँ नेहा जी, मैं एक स्टॉक के ऊपर खरीदारी करने की सलाह देना चाहूंगा। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनको ये ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल वाला ट्रेड है। मारुति में फ्यूचर में खरीदारी करके चलना चाहिए। 7,600 के आसपास कल का क्लोज है, तो इसी लेवल के आसपास अगर खरीदने को मिलता है तो बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस 7,540 का रहेगा, और 7,800 का लक्ष्य रहेगा, जो आगे के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखाई देना चाहिए। आईटी स्पेस में अभी तक हमने देखा है कि जिस प्रकार के नतीजे आए हैं, या तो वो कुछ अनुमान से कमजोर रहे हैं या अनुमान के मुताबिक रहे हैं। मतलब जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन इस सेक्टर से की जा रही थी, उसमें कोई बम्बास्टिक रिजल्ट्स अभी तक दिखे नहीं है। निफ्टी आईटी कल यहां से हमने दबाव देखा, ये इंडेक्स भी 4.5% नीचे ही बंद हुआ है। आईटी स्पेस में आपकी कोई रिकमेंडेशन या वर्ड ऑफ कॉशन या कोई एडवाइस रहेगी? देखिए, मैं मानता हूँ कि थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन ही रहेगा मेरा, क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर अभी बने हैं, यहाँ पे कोई भी अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस की या टेक महिंद्रा की या फिर परसिस्टेंट की, तो ये जो सारे स्टॉक्स है इनमें अभी भी थोड़ा सा बॉटम की जगह पे नीचे का लेवल खुला हुआ दिखाई दे रहा है। नजदीक अगर स्पेसिफिकली इन्फोसिस की मैं बात करता हूँ तो 1550 1525 का लेवल निकल के आ रहा है, जहाँ पे सपोर्ट, अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ डाउन साइड अभी भी ओपन है। तो जहां जब तक हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखाई नहीं देता है चार्ट पर, तो निवेश ना करने की मेरी सलाह होगी। ओके, इसके अलावा कमोडिटी स्पेस में हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा है, और कहीं ना कहीं उसका मार्जिन्स पर अलग अलग स्टॉक्स के कंपनीज के मार्जिन पर भी असर दिखाई दे रहा है। शुगर सेक्टर यहाँ पर दमदार हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, या पेपर स्टॉक्स में कल हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा। हाल फिलहाल में फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ रही, ऑल्सो फॉर द फैक्ट कि इस बार मानसून है, वो सामान्य रहने की ही संभावना है। मुझे बताइए, ये जितना भी कमोडिटी स्पेस है, यहाँ आपको कुछ पसंद आ रहा है?
हाँ, मतलब कमोडिटी स्पेस में अगर हम देखेंगे तो शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मगध शुगर है। मगध शुगर में एक बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा है। अगर मैं वीकली चार्ट रेफर करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि ये जो स्टॉक है ये कम से कम 510 का पहला लक्ष्य दिखाने को मिल सकता है। इसके लिए हमें 3 से 4 महीने देंगे तो मगध शुगर एक बेहतरीन है। और एग्रो सेक्टर में से एक मद्रास फर्टिलाइजर है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इस स्टॉक में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर में भी अगर हम देखते हैं तो 53-54 के आसपास का भाव चल रहा है। मैं मानता हूं कि अगले 1-1.5 महीने का हम समय देते हैं तो ये 65 के लेवल तक को भी छू सकता है। ओह, पॉइंट टेकन। चलिए आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ कहाँ कमाई के मौके हैं, कहाँ पिटफॉल्स हैं जिन्हें अवॉइड करना है, ऑफ कोर्स कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में कमाई के मौके दिखे। और चलिए अब वक्त हुआ है कमोडिटी बाजार की रणनीति आपके सामने रखने का, और इस पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले तो एनर्जी स्पेस में फोकस कर लेते हैं, क्योंकि आज भले ही हम देख रहे हो कि ऊपरी स्तरों से WTI या ब्रेंट पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, लेकिन कल MCX पर घरेलू वायदा में हमने देखा जबरदस्त स्ट्रेंथ रही है। हीट मैप पर यही छाए रहे यही दोनों कमोडिटीज। नेचुरल गैस 600 के पार निकल गया। MCX पर क्रूड देखा जाए तो 8,300 के पार उसको भी हमने फिर से निकलते हुए देखा है। क्या यही तेजी आज भी बरकरार रहेगी? आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है। नमस्कार नेहा जी। अगर हम पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डेफिनेटली कल हमने अर्ली जो लॉसेस थे उससे निकलते हुए 3 वीक के हाई पे क्रूड को जाते हुए देखा। जिस ढंग से देखिए रशिया यूक्रेन है, ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं टाइट सप्लाई का कारण है, बट कल हमने देखा था शटडाउन जो लीबिया के बिगेस्ट ऑयल फील्ड से हुआ था, जिसके चलते ये तेजी बनी। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने देखा कि प्राइस 10% की तेजी थी, 13 साल के हाई पे पहुंच चुका है, क्योंकि जो एनर्जी क्रंच है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर और साथ में वेदर कंडीशन में थोड़ा चेंजेस आता हुआ दिखाई दिया, वो सपोर्ट है। बट कहीं ना कहीं अभी भी एक चाइना जो फैक्टर है वो इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना से हमने इकोनॉमी के नंबर देखे, उसमें शार्पेस्ट फॉल देखा। मार्च मंथ में रिटेल सेल्स जो है 3.5 से डिक्लाइन हुई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़े बहुत मार्च में इंप्रूव हुए, बट कोरोना के कंसर्न की वजह से थोड़ा सा कंसर्न्स बने हुए हैं। तो आई थिंक मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक देता भी है, तो दैट इज गुड टू बाय। तो उसी को देखते हुए आज के सेशन के लिए क्रूड को 8200 8250 के करीब लेके चलना चाहिए। प्राइजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 8500। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने बड़ा जंप देखा है। साइकोलॉजिकली 600 का एक बैरियर जरूर है, बट 620 तक की भी लेवल प्राइजेस दिखा सकते हैं। ओके, चलिए तो एनर्जी स्पेस में करनी है खरीद। सोने चांदी में क्या किया जाए? कल $2000 का लेवल छुआ था तो लगा था कि अब शायद नेक्स्ट लेग ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगी, लेकिन वहां से $25 हल्का हो चुका है सोना। तो आज के मार्केट में क्या किया जाए? देखिए सोने और चांदी में स्लो एंड स्टडीली मार्केट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नो डाउट। सारे फैक्टर्स अगर हम फेड की अपडेट करें या डॉलर इंडेक्स देखें, वो भी 186 के करीब पहुंच चुका है। फेड के जो पॉलिसी टाइटनिंग है, डिस्पाइट दैट हम देख रहे हैं कि $2000 दिखा रहा है। डेट मीन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या रशिया यूक्रेन फ्रंट से जो कंसर्न्स है वो अभी बना हुआ। और सबसे ज्यादा अभी लास्ट 1 वीक में हमने देखा जो इकोनॉमी स्लो डाउन की बातें आ रही है, या चाइना के जो नंबर दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट अगर हमने जो राइजिंग इन्फ्लेशन लेवल्स है वो एक काफी बड़ा कंसर्न है, जिस तरह से गोल्डमैन सैक्स ने भी बताया कि ओवर 35% चांसेस है कि यूएस रिसेशन नेक्स्ट 2 साल में आ सकता है। ये सारे फैक्टर्स है सोने और चांदी को दोनों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो हमको लगता है कि 53,000 के ऊपर प्राइसेस काफी बोल्डली होल्ड करेगा, तो 53,150 के लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, जैसे कल भी हमने 53,550 600 का लेवल देखा, आज भी वही टारगेट लेके चलेंगे। वहीं चांदी पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि चांदी अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाई है गोल्ड के मुकाबले, तो चांदी में 69,600 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 70,500 है, बट अगर हम 2 से 3 महीने की अवधि का व्यू लेके चलते हैं तो आई थिंक 74,000-75,000 के भी लेवल टेस्ट कर जाएंगे। ओके, अजय जी, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की खबर के बाद चाइना में हमने देखा कि मेटल्स को अच्छा सपोर्ट मिला। एलएमई कल बंद था, लेकिन शंघाई में प्रदर्शन अच्छा ही था। क्या आज भी मेटल स्पेस को मिलेगा सहारा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेटल पैक के अंदर डिस्पाइट एवरी ऑड्स बेस मेटल के प्राइसेस ने काफी स्लोली एंड स्टडीली पॉजिटिवनेस दिखाया है। चाइना भी एफर्ट्स ले रहा है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, और रेट्स में भी हमने देखा एग्रेसिवनेस दिखा रहा है। उसी को देखते हुए कॉपर में मुझे लगता है कि अभी भी, कल भी कॉपर में हमने 0.25% की तेजी आते हुए देखी है। नो डाउट बाकी आइटम में भी, स्टील में भी अच्छी तेजी बनी है, एल्यूमिनियम में भी एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई, बट कॉपर मुझे लगता है एक अच्छा गेनर रहना चाहिए। कॉपर में बाइंग किया जा सकता है, जो अपसाइड में मुझे लगता है कि 844 तक के भी लेवल दिखा दे।
चलिए, तो चौतरफा खरीदारी का दिन है जहां तक नॉन एग्री स्पेस का सवाल है। थैंक यू अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां कहां आज कमोडिटी स्पेस में कमाई के मौके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हुआ है FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। देख लेते हैं कि FII ब्रोकरेजेस की तरफ से किन शेयरों पर आज दाव लगाने की रिकमेंडेशन है। तो आज जो रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है वो माइंडट्री पर ब्रोकरेजेस की है। गोल्डमैन सैक्स इन्होंने अपना आउटलुक न्यूट्रल मेंटेन रखा है। लक्ष्य हालांकि घटाया है, पहले 3825 था, अब 3744 कर दिया है। नोमुरा की जो रिकमेंडेशन है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उन्होंने अपना न्यूट्रल स्टैंस बरकरार रखा है, लक्ष्य 4320 का। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अपना इक्वल वेट जो आउटलुक है बरकरार रखा है, लक्ष्य घटा है 5100 से घटाकर 4450 कर दिया। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।